ये अब दिखने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे तथ्यों की बड़ी गंभीरता से पड़ताल कर रहा है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसमें न्याय होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, मतदाताओं को उनका अधिकार जरूर संरक्षित करेगी सर्वोच्च न्यायालय। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। लगातार एसआईआर के मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं और पूरे बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत ही गहमा गहमी है। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं। वैसे चुनाव आयोग 7.9 करोड़ मानता है। 12 करोड़ से ज़्यादा बिहार की आबादी है और अभी पूरे बिहार में बिहार का हर आदमी परेशान है इस एसआईआर की वजह से। कागज़ ढूंढने में, फॉर्म जमा करने में और एक अफरा तफरी का वातावरण है, क्योंकि ठीक 1-2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसी बात को लेकर एसआईआर के मसले पर हंगामा है कि चुनाव के ठीक पहले इसे करने की क्या ज़रूरत थी। अगर करना भी था तो लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त था, इस दरमियान किया जा सकता था। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं और उनका कहना है कि ये जीवित नहीं हैं, मृत हो गए हैं या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं या ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल रहा है। हालांकि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है कि उन 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग जारी करे, गांव-गांव में, पंचायत स्तर पर, ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और कारण के साथ कि इनका नाम क्यों काटा गया, ताकि अगर कोई क्लेम करे तो उनको पता चले कि हमको क्या करना है। इसी प्रक्रिया पर और इसी कानूनी पहलू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हमारे मेहमान उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के बिहार चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। उदय जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, और अभी जो 2 दिन पहले अंतरिम आदेश आया है, अभी सुनवाई जारी रहेगी, 22 अगस्त को अगली तारीख है, तो आपको क्या लगता है इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है? और जो अंतरिम आदेश आया है, चुनाव आयोग हालांकि बहुत कुछ मना कर रहा था कि हम वो सूची जारी नहीं करना चाहते हैं, या उसने हलफनामा दिया कि सिटीजनशिप चेक करने का अधिकार हमारा भी है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा अब तक का? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक स्वतंत्र बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए इन चीज़ों पर सीधे सीधे हस्तक्षेप से बच रही थी। वो ये चाह रही थी कि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसके अंदर ये गड़बड़ी हुई है या जो कुछ इस तरह की अनियमितताएं आई हैं, उनको खुद उसी स्तर पर दुरुस्त कर ले। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार उनको मौके दिए और ये भी कहा कि आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आधार था, जिसमें जो है राशन कार्ड था, इन चीज़ों को कहा कि आप इसको इंक्लूड करिए और इसके आधार पर आप जो है जो डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं, इन जो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको भी आप स्वीकार करिए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन का स्टैंड जो था इसमें बहुत साफ नहीं था। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं, हम इसी के माध्यम से नागरिकता की भी जांच करेंगे, और वो ये कह रहे थे कि जो अभी सर्च चल रहा है इंटेंसिव, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें वो कह रहे थे कि हम इसकी भी जांच करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हालिया जो अपना जजमेंट दिया है, उसमें आधार की स्वीकार्यता है उसको माना है और साफ साफ कहा है कि आप सबसे पहले जो 65 लाख मतदाताओं के नाम आपने हटाए हैं, उन मतदाताओं के नाम आप जिला स्तर पर उसको डिस्प्ले करें। आप जो है अपनी वेबसाइट पर डालें और अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी वाइडरली सर्कुलेट करें कि क्या कारण थे कि उनके नाम हटाए गए। उसके बाद इन जानकारियों को बूथवार दिया जाना है और उसके लिए प्रखंडवार जो है बीएलओ को भी वो सारी लिस्ट प्रदान की जानी है, और बीएलओ जो है उसको ये बताएंगे स्थानीय स्तर पर कि किन कारणों से उनके नाम हटाए गए हैं और इसके क्या ऑथेंटिक जो है रीज़न हैं जिससे ये हुआ है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि अभी हाल के पिछले कुछ दिनों में एक नए तरह का डेवलपमेंट हुआ है जिस पर चर्चा की जानी आवश्यक है। पहले
वार्षिक रूप से रिवीजन होता था वोटर लिस्ट का। साल में एक बार ये रिवीजन होता था। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने ये जो है इसको रिवीजन करने का जो अधिकार था उसको 4 बार के लिए कर लिया, और वो जो है यही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उस समय जब ये संशोधन हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, तो सरकार ने उसमें एक प्रावधान किया कि आप 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 तिथियां होंगी जिसमें वोटर लिस्ट का रिवीजन हो सकेगा। और इसी अधिकार को प्राप्त करके उसने ये निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिए, और इलेक्शन कमीशन ने उस अधिकार के तहत अभी जो है वो जो है सो लगातार किसी भी तरह के रिवीजन में इलेक्शन कमीशन इंटर कर जा रहा है। आप देखेंगे अभी जो मतदाता सूची और उसमें बूथवार जो प्रकाशन हुआ है, उसमें कहीं भी मतदाताओं की संख्या उल्लिखित नहीं है। आप अभी जो बूथ लिस्ट जारी हुआ है, आप निर्वाचन पदाधिकारी से संपर्क करेंगे तो ये पाएंगे कि वो जो बूथ लिस्ट जारी हुए हैं, उस बूथ लिस्ट का लास्ट कॉलम जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या होती थी, वो जो है अब नहीं है। तो इससे क्या हुआ है कि आपको अंतिम समय तक ये पता नहीं चल पा रहा है, और इसलिए ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से या तो घट सकती है या बढ़ सकती है, और यही संदेह का कारण है जिसके चलते जो है सर पर लोगों की आपत्तियां हैं। और तब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीयूसीएल ने और भी बहुत सारे संगठनों ने ये पूरी याचिका दाखिल की है, और ये अंतरिम आदेश आया है। जैसे कि शुरू में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि चुनाव आयोग का जो तरीका है उसी तरीके से चीज़ों को ठीक करे। तो क्या मतलब हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इसमें इस तरह का निर्णय देना पड़ा, और लगातार जो सजेशंस सुप्रीम कोर्ट के थे कि आप आधार को, एपिक कार्ड को और राशन कार्ड को कंसीडर करें, जिसको कि एक तरह से कहा कि चुनाव आयोग ने अनसुना कर दिया, तो क्या ये अंतरिम आदेश मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा? ऐसा कुछ इस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए। इसको इस रूप में देखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय एक स्वायत्त शासीन जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी स्वायत्तता पर सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो भी एक संविधान अधिकार प्रदत्त संस्था है। लेकिन अभी संवैधानिक संस्थाओं की जो थोड़ी सी उनमें कमियां आई हैं, अभी हाल में दृष्टिगोचर हुई हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय सीधे सीधे हस्तक्षेप करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अभी तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनको ये डायरेक्शन दिए हैं, ये कहीं से भी कोई सजेस्टिव बात नहीं है, ये सीधा सीधा निर्देश है। और निर्देश जो है वो आप समझिए कि यही मैं कह रहा था कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजेशन दिया, सुझाव कि आप इनको कंसिडर करिए, अब ये एक तरह का ऑर्डर है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। और इस ऑर्डर में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत चीज़ों को साफ किया है, और ये अपने तरह का एक नज़ीर है। अभी तो आप देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक मामले में ईवीएम के माध्यम से गिनती को स्वीकार किया है, जो अभी तक हम लोग ये मानते रहे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई फैक्ट्स फाइंडिंग कोर्ट नहीं है। और कोर्ट भी ये कहता रहा कि हमारे स्तर पर तथ्यों की कोई पड़ताल नहीं की जाती, हम कानून की बातें देखते हैं। लेकिन अभी जो है एक मामले में ईवीएम की गिनती हुई, और उसमें निर्णय जो है जो विजेता थे उनके विपरीत आया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको विजयी घोषित किया है। तो ये दो जो निर्णय हैं, ये अपने आप में बड़े ऐतिहासिक निर्णय हैं, और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों के लिए भी वो बेहतर रहेगा, ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप जो, ठीक है भले अभी वो 65 लाख लोगों के संबंध में है, कि अगर उनके पास कोई भी दस्तावेज ना हो तो आप आधार को मान्य करें, आधार के आधार पर भी उनका नाम जोड़ा जा सकता है। तो अब तक जो बहस चल रही थी कि आधार नागरिकता का प्रमाण है नहीं है, या बहुत सारे उस पर उसको लिंक करने की भी बात थी, बहुत सारी बहस। ये निर्णय जो है ये कहाँ तक जाएगा, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ये चूँकि अभी तो आधार 65 लाख लोगों के मामले में आया है, आगे चलकर ये बाकियों के पर भी तो लागू हो सकता है। निश्चित। देखिए, जब नंदन नीलकेनी साहब ने आधार का कंसेप्ट दिया हिंदुस्तान के अंदर में, तब ये कहा गया कि ये एक ऐसा प्रमाण पत्र होगा जो
इम्पीचेबल होगा, ये प्रमाण पत्र जो है उसको आप उसको आप बीट नहीं कर सकते, वो जो है पूर्णतः स्वीकार्य होगा, क्योंकि आधार जो है उसमें आप एक व्यक्ति के उसके पूरे उसके हाथों की अंगुलियों के निशान लेते हैं, उसके भौं के निशान लेते हैं, उसके चेहरे को लेते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये कहा जाने लगा है कि नहीं, आधार में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं या कुछ हुई हैं, तो ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आधार की स्वीकार्यता पुनर्स्थापित हुई है और इससे आने वाले समय में ये एक दूरगामी फैसला माना जा सकता है। एक और बहस जो चल रही है कि नागरिकता जांचने का अधिकार, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम भी उसकी जांच कर सकते हैं और वोटर वही होगा जो नागरिक होगा। तो एक बहस चल रही है कि नागरिकता तय कौन करेगा, चुनाव आयोग या भारत की सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर गहरी नज़र है। तो इस मसले पर अब तक क्या आपको कुछ दिखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, ये जो संविधान का अनुच्छेद 326 है, उसमें एक वोटर होने के अधिकार अलग हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो अदरवाइज़ डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, 18 साल जो पूरा करता है और भारत का नागरिक है, तो वो मतदाता होगा, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम, उसकी एंट्री की जाएगी। अब ये नागरिकता का जो विषय अभी हाल-फिलहाल में जो उठा है, इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है लाल बाबू हुसैन, आपको जानकारी में होगा, अहमदी साहब का और एनपी सिंह साहब का वो जजमेंट है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी नागरिक की नागरिकता की जाँच करे। तो अभी भी वो जजमेंट जो है वो माना जा रहा है, वो जजमेंट अभी भी चल रहा है। इसीलिए इस मामले में ये बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय तो उसको लॉ इंटरप्रिटेशन के पावर्स हैं, वो अपने एक उनका विचार है, उन्होंने रखा है। लेकिन जो इसमें हस्तक्षेप हुए हैं सरकार के लेवल पे या जो सरकार अभी कर रही है, वो कतई स्वीकार्य नहीं है और एक तरह से उसको आप कह सकते हैं कि सरकार जो है ओवर पावर कर रही है। इससे पहले भी रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रोल का, लेकिन इस तरह से बहुत मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं नहीं है। बहुत सारे पत्रकार या पुराने जानने वाले वो भी कह रहे हैं कि कभी फॉर्म नहीं भरवाया गया कि आप भारत के नागरिक हैं, इसका प्रमाण दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई ऑब्जर्वेशन अब तक के निर्णय में आपको कहीं दिखा है? ऐसा तो अभी नहीं दिखा, लेकिन आपने जो सवाल उठाए वो सवाल 2022 से ज़्यादा रिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ, जैसा मैंने अभी आपको चर्चा किया कि ये जो पहले जो वार्षिक हम लोग मतदाता सूची का रिवीजन करते थे, उसकी जगह अब 4-4 बार जो मतदाता सूची के रिवीजन होने लगे हैं, इसका परिणाम आपको दिखा महाराष्ट्र, जो अपने देश के अंदर महाराष्ट्र प्रदेश में जहाँ चुनाव हुए, और बहुत सारे जगहों पर ये रिपोर्ट्स आईं कि जितने मतदाता थे या बढ़ गए या कहीं एक ही जगह पे बहुत सारे, एक ही घर में बहुत सारे मतदाता मिले, जिससे इस पूरी प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने की थोड़ी आहट आई। तो अब जो है, इसलिए विपक्ष भी इस मामले में मुखर है। विपक्ष को भी लगता है कि ये बहुत पारदर्शी तरीका जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, और इसलिए विपक्ष ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, और तब ये मामला और ज़्यादा जो है रोशनी में आया है, प्रकाश में आया है, जिससे ज़्यादा अब इस मामले पर चर्चा हो रही है। ये तो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, और शायद कल तक 19 तक की तारीख है, या कि 65.5 लाख मतदाताओं की सूची को प्रकाशित कर देना है कारण के। 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। तो अब तक का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है, अब जो अंतरिम आदेश आया, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी बहस अ, किस दिशा में जाते हुए आपको लगेगी? 22 तारीख को सुनवाई होगी, फिर उसके बाद क्या होगा हम सब कुछ नहीं जानते हैं कि अंतिम आदेश आएगा या फिर कोई तारीख पड़ेगी। तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ जाएगा ये? हमें लगता है कि हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मामले पर बड़ा संवेदनशील है, और आप देखें कि प्राइवेट पक्ष, नॉट केवल वकील ही नहीं, योगेंद्र यादव जी को सुना गया, लंबे समय तक सुना गया। उन्होंने किसी मतदाता को खड़ा करके बताया भी कि इस मतदाता को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो मतदाता जो है वहाँ उपस्थित हुआ। इस तरह की बातें आईं, एफिडेविट्स भी आए,
कि जो तेजस्वी यादव जी का जो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, वहाँ से बहुत सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे लोग आए और ये अब दिखने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे तथ्यों की बड़ी गंभीरता से पड़ताल कर रहा है। अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसमें न्याय होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, मतदाताओं को उनका अधिकार जरूर संरक्षित करेगी सर्वोच्च न्यायालय। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सबकी लगी हुई है कि 22 को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या आदेश आता है, और सबकी यही उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीदें हैं कि मतदाताओं के जो अधिकार हैं उस अधिकार की रक्षा होगी। किसी भी जो वोट देने के अधिकारी हैं उनका किसी भी सूरत में नाम ना कटे। एक भी, जैसे तर्क दिया जाता है कि कोई बाहर का वोटर ना शामिल हो जाए, तो एक भी बाहरी वोटर शामिल ना हो, लेकिन एक भी वैध मतदाता ना छूटे, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आ, आप सब हमारे जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।